इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री टॉपिक ये है बेसिकली। तो जब हम इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले 3-4 चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत ये होगा, दूसरी चीज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और तीसरी चीज़ रियलिज्म अप्रोच है। अगर ये 3 टर्म आपके आंसर में नहीं आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना, फिर ये तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपको आंसर लिखना आता नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब चलते हैं बेसिकली इसमें आंसर्स में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि डिस्कस द स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस ऑफ 2024 इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट एंड द कॉन्करेंट भूटान चाइना बाउंड्री टैक्स फॉर इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अभी रिसेंट में जो है ना, इंडिया चाइना के बीच जो है ना एग्रीमेंट हुआ है बॉर्डर को लेकर के, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन आपको ये भी बताना है कि अभी भूटान चाइना बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। यानी इसका इशारा कहाँ है, डोकलाम इशू पे। अब जिसको ये कंटेक्स्ट नहीं पता है ना, फिर जो है ना मत लिखो इस आंसर को। तो मैंने वही देखिए लिखा है। अब देखिए, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो कौन सा अप्रोच पिक्चर में आएगा, डिफेंसिव रियलिज्म आएगा। तो वही मैंने लिखा है। देखिए, कुछ टर्म यहाँ पे यूज़ करना जरूरी है। हिमालयन जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि देखिए हम हिमालय जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाइना, ये नेपाल, ये सब हिमालयन जियोपॉलिटिक्स में आते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि कौन कौन से एग्रीमेंट है ना, तो पहले ही आप डाल दीजिए मिलिट्री। क्योंकि क्या है ना कि इंडिया पहले जो चाइना में ध्यान देता था, अब ध्यान देगा कहाँ, इंडो पैसिफिक में। सेकंड, इंटरनेशनल इमेज बढ़ेगी इंडिया की कि हाँ अच्छा नेगोशिएट कर पाया है इंडिया। लेकिन इसके कॉन्स्टेंट भी जानते, कॉन्स्टेंट क्या है कि डोकलाम इशू अभी भी क्या है ना, हरा भरा है। तो कहीं वो फिर से पिक्चर में ना आ जाए, क्योंकि बात ये है ना कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना पिक्चर में है इंडिया के। दूसरा चीज़ कि चाइना जो है ना ज़्यादा पावरफुल है इंडिया से, तो कहीं चाइना जो है ना भूटान को जो है ना मैनिपुलेट न कर दे। ये दिक्कत है बेसिकली यहाँ पे है ना। आप चाइना का सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लिख दीजिए कि देखिए क्या है ना कि इंडिया हैज़ टू फॉलो एंड इंडिया हैज़ टू फोकस ऑन द नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज दे आर नेबर, इसलिए फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि India's approach to direct and indirect result of societal conflict within its neighboring countries illustrated। अब देखिए को सिंपल से ये बोल रहा है कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री में होता है ना, उसका इंडिया के पॉलिसी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर इंडिया उसे कैसे रिस्पॉन्स देता है, और स्पेशली पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में बताना है। अब लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी भूल जाएंगे यहाँ पे। भाई पाकिस्तान के सीधे पूछा है उसने, तो पाकिस्तान पे फोकस करना है। अब देखिए ध्यान रखना, जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा है तो सीधे लाइए न्यू क्लास का रियलिज्म को, फरीद जकारिया को, बस लिख दीजिए। अब क्या क्या देखिए देखिए अब क्या क्या हो रहा है, फिर क्या इंडिया ने रिस्पॉन्स किया है, तो लगा दीजिए वही सेक्टोरल अप्रोच। मिलिट्री में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया, तो इंडिया ने बोला कि अब भाई मुझे और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंट को फॉलो करना है। फिर रिलीजियस में रेडिकलाइजेशन बढ़ा, जैसे लश्कर तैयबा, ये सब क्रॉस बॉर्डर, तो इंडिया ने क्या किया, लो ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब क्या कर रहा है, जीरो टॉलरेंस। इंडिया ने बोला भाई मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। और एथनिकली इंडिया ने बोला भाई आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो यार, लो आर्टिकल 370 हटा देता हूँ, लो। हाँ, पॉलिटिकली कि जो है ना शहबाज शरीफ जो वहाँ जो रिजीम चेंज हो रही है ना, तो उसके इंडिया बोलते कि भाई मैं डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक फ्रीज पॉलिसी फॉलो करूँगा। और इकोनॉमिकली आप देखते हैं CPEC। तो ये उसके इम्पैक्ट है, इंडिया ने कैसे उसको किया है। तो कहने का मतलब जानते क्या है कि इंडिया हैज टू फोकस ऑन मल्टीपल रिस्पेक्ट, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज मिलिट्री एंगल लेना है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया करता रहता है बीच बीच में। और फिर थर्ड चीज़ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है कि जैसे FATF की हेल्प लेना है, ताकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सके। तो मल्टीपल अप्रोच लेना है, ये आपको इसमें बेफाड़ में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया और भूटान को जो है ना अपना जो रिलेशनशिप है ना, वो रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये जब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो कुछ चैलेंजेस होगा। तो पहले आप चैलेंजेस बताइए, फिर लिखिए रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो मैंने वही देखिए लिख दिया है कि 1949 में ट्रीटी साइन हुई थी। अब देखिए क्या क्या चैलेंजेस है पॉलिटिकली, कि भूटान जो है ना अब डेमोक्रेटिक बन गया है भाई, तो वहाँ नई नई आवाज़ें उठ रही हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ पे ला सकते हैं आप। दूसरी चीज़ कि भाई भूटान जो हमारे लिए जरूर जानते क्यों है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। हाँ, तो ये कुछ रीज़न है। अब देखिए तीसरी चीज़ कि भाई
नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें इंडिया को नया रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है ना। जैसे स्पेस में है, साउथ ईस्ट सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, ये सब चीज़ें हैं। जोगी कौटिल्य ने क्या बोला है, मंडल सिद्धांत, कि वी हैव टू फोकस ऑन द नेबरिंग कंट्रीज, वी हैव नो अदर। हाँ भैया, लेकिन है ना रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि है ना कि हम अपना डाइल्यूट कर लें अपने टाइज को, नहीं नहीं, उसको मेंटेन रखना है भाई। जहाँ हम छोड़े साथ ना, तो कोई दूसरा मिल जाएगा भूटान को, जैसा होता है आजकल के रिलेशनशिप में, कि जहाँ किसी को छोड़े ना तो दूसरा मिल जाता है लोगों को, वही होता है यहाँ भी। कंक्लूजन में लिख दीजिए कि देखिए, इंडिया नीड्स टू मूव फ्रॉम प्रोटेक्टेड मॉडल टू पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। मतलब इक्वलिटी ट्रीट करना है। जो है ना, क्या है नेबरिंग कंट्री की सबसे बड़ी दिक्कत जानते क्या है, वो मानते हैं कि यार इंडिया बहुत डोमिनेट करता है, यार बहुत डोमिनेट करता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो इंडिया को थोड़ा इसको थोड़ा वो चेंज करना है अप्रोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रो कोऑपरेशन के बारे में बताना है इंडिया बांग्लादेश। लोग बोलेंगे ए भाई हमारे पास केवल एक ही पॉइंट है, बार्टर बस। हाइड्रो कोऑपरेशन मतलब कि यहाँ पे बार्टर से रिलेटेड हर कोई चीज़ ले सकते हैं। तो देखिए क्या है ना कि हमको एक पता चीज़ क्या कि बार्टर डिप्लोमेसी के रिलेटेड हमको एक चीज़ पता है क्या, कि बार्टर डिप्लोमेसी इज नो लॉन्गर अबाउट शेयरिंग रिवर बट शेयरिंग रिस्क। अब ऐसे जो है ना, आपको चूँकि 2-4 पॉइंट ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, बार्टर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए कुछ चैलेंजेज होगा तभी तो कोऑपरेशन होगा। तो मैंने पहले लिखा है चैलेंजेस क्या है। तीसरा बार्टर एग्रीमेंट बहुत दिन से अभी पड़ा हुआ है ना। फिर दूसरी बात क्या है ना कि बार्टर जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है, आर्टिकल 253 आप यहाँ पे ला सकते हैं। अब देखिए कि क्या क्या रिवाइज, क्या क्या कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अब देखिए पहली बात तो भाई जानते इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाओ भाई, कोई बने बढ़िया अथॉरिटी बना दो, जॉइंट गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन अथॉरिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फिर टेक्निकल कोऑपरेशन लाओ, साइंस से कोऑपरेट करो, क्लाइमेट से कोऑपरेट करो, एंड एनर्जी से कोऑपरेट करो, ये सब लिख दीजिए। इकोनॉमी से कोऑपरेट करो, ये सब लिख डालिए। तो सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फंक्शनलिज्म। देवेद मित्रानी ने क्या बोला है कि टेक्निकल कोऑपरेशन स्पिल ओवर पॉलिटिकल ट्रस्ट। कंक्लूजन में लिख दीजिए क्या है कि आज का जो एरा है ना क्लाइमेट चेंज है, तो जो बार्टर जो कोऑपरेशन है ना, ये चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी है। वी हैव टू डू दैट बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम जीरो सम गेम टू शेयर सर्वाइवल। हाँ, म्यूचुअल ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन बताना है साउथ एशिया में, और उसका इम्पैक्ट क्या है रीजनल अलायंस में और बायलैटरल रिलेशनशिप में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है ना कि साउथ एशिया बात किया है, तो केवल इंडिया स्पेसिफिक नहीं लिखना है। तो देखिए क्या है ना कि अब देखिए पहले आप ये बता दें कि क्या क्या पैटर्न है। लोग बांग्लादेश से इंडिया आ रहे हैं, तभी तो इंडिया ने लॉन्च किया है क्या, आसाम में NCC वगैरह, और ये CAA। सेकंड में अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं जैसे तालिबान के बाद। थर्ड म्यांमार से लोग जो है ना इंडिया में आ रहे हैं, बांग्लादेश जैसे रोहिंगा। ये पैटर्न है। अब आपको बताना है कि है ना कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले रीजनल का, सार्क भाई सार्क की मीटिंग ही नहीं हो रही है, ये बता दीजिए। फिर बायलैटरल में क्या है कि इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप डिक्रीज हो रहा है, कूप हो रहा है, मिलिट्री कूप हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली जानते क्या है, यहाँ पे इंडिया के पास डायलेमा है कि एक तरफ क्या है कि वो भाई माइग्रेंट है, गरीब है, उनको ध्यान देना है, क्योंकि इंडिया बस देखो टमकम की बात करता है। दूसरी तरफ क्या है कि सिक्योरिटी इशू भी है। हो सकता है भाई जो है ना कि वो मतलब रिफ्यूजीज के नाम पे टेररिज्म इंडिया में ना आ जाए, तो भी इसलिए कहने को मेंटेन की जरूरत है। तो कहने वॉल्स कैन नॉट स्टॉप हंगर बट पॉलिसी माइट। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा था, बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंत क्या है, साउथ एशिया जो है ना, इसको कैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन से बिल्ड करना है, उसके मेंस क्या है, उसके वेज ऑफ मीन्स क्या है। तो मतलब हमको इसमें वे फॉरवर्ड बताना है, तो पहले चैलेंज लिखना पड़ेगा। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि साउथ एशिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डीप सिविलाइजेशनल लिंकेज है उनमें, पर सबसे कम ट्रेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको लिख सकते हैं। 5% से कम ट्रेड होता है। चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल में सार की मीटिंग नहीं हो रही है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। और फिर वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास पावर बहुत कम है यार, इंडिया बहुत पावरफुल है, ये सब बोलते रहते हैं। इकोनॉमिकली में लिख दीजिए, ये है ना कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। फिर बे फॉर्मेट डाल दीजिए कि सार्क से हमको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे BIMSTEC है, BBIN है। ऐसे जो हमको है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मल्टी कोऑपरेशन, हाइड्रो पावर, ये सब लिख डाले, पॉलिटिकल कोऑपरेशन सब लिख डाले, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। हाँ, लेकिन इसका दिक्कत ये भी जानते क्या है कि हम ये कर भी रहे हैं, लेकिन टच तो अभी भी कम है ना, क्योंकि चाइना है भाई, चाइना ऐसा होने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया को पीछे हो जाना चाहिए? नहीं, इंडिया को पीछे नहीं होना है। इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, धीरे धीरे। लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखिए
प्रोस्पेक्ट्स क्या है। जैसे देखिए, आपको पता है कि सार्क की मीटिंग 2016 के बाद से नहीं हुई है, तो अब इंडिया क्या है ना, बेमिस्टेक BBIN पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या ये इंडिया का फिजिबल अप्रोच है, ये बताना था। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि इंडिया जो है ना मल्टीलेटरलिज्म से जा रहा है मिनीलेटरलिज्म की तरफ है। सीधा जमोहन को यहाँ पे ला दीजिए। अब देखिए, तो पहले बताइए कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा है भाई, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है तो इसलिए राइवलरी कम होगा। हाँ, दूसरी चीज़ कि इकोनॉमिकली ट्रेड बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। BBIN प्रोजेक्ट है ना, और इससे इंडिया का एथिकल लीडरशिप भी बढ़ेगा। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इसके जो एग्रीमेंट है बाइंडिंग नहीं होते हैं और इसमें पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है। जैसे बांग्लादेश का इशू चल रहा है, श्रीलंका का इशू चल रहा है, आपस में लड़ मर रहे हैं। बताइए, अरे तो चाइना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के पास। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाइना BRI प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चरल रियलिज्म ला सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, अब का फिजिबल अप्रोच है। देखिए क्या है ना कि देखिए सार्क को क्या है ना, हम जो है ना, हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, पर हाँ ये है ना, जो बिमस्टेक है ना, ये कम्प्लीमेंट्री है उसका। आप ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या, इंडिया को क्या है ना कि देखिए क्या कोऑपरेशन जो है ना, ट्रीटी से केवल नहीं हो सकता जब तक हम ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे ट्रस्ट भी जरूरी है। आप एक एग्जाम ले सकते हैं। तो बस हो गया।